योगी आदित्यनाथ रविवार की दोपहर रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित ओबीसी मोर्चे के सम्मेलन की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने मंच पर संबोधन में कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज में सबको प्राप्त हो, यही भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। SC/ST मोर्चा या महिला मोर्चा हो, उनको उनके कार्य के प्रति जागरूक करके सबका विकास होना है। सबका विकास, सबका विश्वास योजना का लाभ सबको देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आज़ादी के बाद तुष्टीकरण जो चल रही थी, उस राजनीति को समाप्त करना है। जो लोग समाज व लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो सब लोग बेपर्दा हो रहे हैं। जब उनको सत्ता प्राप्त हुई तो अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए कार्य करते रहे। उनका उद्देश्य समाज के लिए नहीं था। यही कारण है जनता का मोह भंग हो रहा है। आम जनमानस ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया। शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। हमारे लिए ओबीसी मोर्चा हो या SC/ST मोर्चा, महिला मोर्चा हो या युवा मोर्चा, ये समाज को बांटने की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करके, व्यवस्था के साथ जोड़ करके, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास का। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र यही है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन आजादी के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति देश के अंदर चल रही थी, तुष्टीकरण की उस राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज वह स्थिति देश के अंदर देखने को मिल भी रही है। जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों के साथ गुमराह करके, जातीय विद्वेष और विस्मरण करके आपसी खाई को गहरा करने का प्रयास करते थे, आज वे सब बेनकाब हुए हैं। क्योंकि उन्होंने योजनाओं का लाभ अति गरीबों को, अति पिछड़ों को, अति दलितों को, समाज में वंचितों को, अपने खानदान के लिए वे केवल कार्य करते रहे। उनका उद्देश्य समाज के लिए नहीं था सर्वसमावेशी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उनका उद्देश्य कभी नहीं था। और यही कारण है जनता का मोह भंग होता गया। आम जनमानस ने उन्हें उखाड़कर जनता पार्टी केवल देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई। यह वो संकल्प है जिस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ना होगा, हमें सोचना होगा। देखिए, किसी समाज को अगर पददलित करना हो तो उस समाज को विभाजित कर दो, उस समाज के महापुरुषों को जातीय खेमों में बांट डालो, उसको उसके गौरव और गरिमा से वंचित कर दो। और यही तो विदेशी आक्रांताओं ने किया था, यही तो कर रहे थे, यही तो हो रहा था। क्या महाराणा प्रताप अपने लिए लड़े थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लिए लड़े थे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उदाबाई, महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बना दिया गया? उन विदेशी आक्रांताओं की के लिए इस प्रकार के शब्द गढ़े गए जिससे आम भारतीय भ्रमित हो जाए, हम उस पर गौरव की अनुभूति ही न कर पाए। और ये जो साजिश चल रही है, ये बंद नहीं हुई, अभी भी हमें इसके प्रति जागरूक रहना होगा। याद करिए
वे कौन लोग थे जिन लोगों ने 11वीं सदी के उस पराक्रमी महापुरुष को बुला दिया था, महाराज सुहेलदेव को? महाराज सुहेलदेव नहीं होते 10वीं 11वीं शताब्दी में जिस तरीके से विदेशी आक्रांता भारत में घुस करके भारत को ऐसे लगता था कि अयोध्या जाने का मतलब उन पे सांप्रदायिकता का लेपन लग जाएगा। मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, हमारे अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा साहब दीपावली के अवसर पर हम आपको बधाई और शुभकामना देने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा दीपावली तो 15 दिन के बाद है। तो उन्होंने कहा आपका कार्यक्रम क्या होगा? मैंने कहा देखो मेरा कार्यक्रम दीपावली के अवसर पर वनवासी छात्रों के बीच में होता है, तो मैं वहीं रहूंगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे वनवासी समाज के बीच में अपने कार्यक्रम में तो जाना है, लेकिन एक बात और मुझे देखना होगा, अयोध्या में दीपावली कैसे होती है ये भी मुझे देखना चाहिए। मैंने एक टीम भेजी। भाइयों बहनों, अयोध्या जब आई, वेद प्रकाश जी हैं यहाँ के पूज्य संतों से जब उन्होंने भेंट की तो पता लगा यहाँ सामान्य दीपावली थी, कोई भव्यता नहीं थी। मैंने कहा क्या अयोध्या की दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के बाद अयोध्यागमन की स्मृति में दीपावली का आयोजन होता है, क्या अयोध्या की दीपावली को हम एक यूनिक इवेंट के रूप में स्थापित कर सकते हैं, दुनिया के एक महोत्सव के रूप में स्थापित कर सकते हैं? यहाँ के पूज्य संतों की सहमति लेकर के, जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके मैंने कहा भाई एक काम करो, 51,000 दीपक जलाने की व्यवस्था करो। भगवान राम को फिर से हम पुष्पक विमान से वहां पर लेकर के आएंगे और वही भव्यता वही दिव्यता होनी चाहिए। देश और दुनिया की जहां जहां रामलीलाएं होती है उनको आमंत्रित करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। और आपने देखा होगा दीपोत्सव आज अयोध्या का एक पर्व बन गया है। दुनिया के सामने दीपोत्सव ने अयोध्या की एक नई पहचान बना दी है। दीपोत्सव के उत्सव में अब लाखों लोग जुड़ते हैं और दीपक भी तो लाखों जलने लग गए हैं। पहले वर्ष 51,000 दीपक के लिए। भाइयों बहनों, हमें पूरे प्रदेश से ये दीपक इकट्ठे करने पड़े थे। अगले वर्ष हम लोगों ने माटी कला बोर्ड का गठन किया। प्रजापति समाज के लोगों से कहा कि अप्रैल से जून तक आपको गांव के तालाब की मिट्टी फ्री, आपको मैनुअल चाक के बदले इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक देंगे। बर्तन और जितना भी आप आइटम मिट्टी के बना सकते हैं बनाइए। और आज देख रहे होंगे, आज आप देख रहे होंगे 7.5 लाख दीपक इस बार जलेंगे दीपोत्सव के कार्यक्रम में और सभी अयोध्या में बन रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था। चीन जैसा नास्तिक देश हमारे लिए लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बना के भेजता था। उन प्रतिमाओं में न शकल होती थी न सूरत होती थी, लेकिन मजबूरी होती थी। हर व्यक्ति जाता था मार्केट से वही खरीद के लेके आता था। कोरोना कालखंड में हम लोगों ने कहा चीन की मूर्तियां नहीं आएंगी। माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए हमारा कुमार भाई बर्तन बनाएगा, मूर्ति बनाएगा। और आज आप देख रहे होंगे चीन से सस्ती लेकिन चीन से अच्छी मूर्ति हमारा कुमार भाई, प्रजापति समाज का भाई ही आज अपने अपने गांव में बना करके मार्केट में देता है। सस्ते में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ रोजगार का भी सृजन हो रहा है और हमारा पर्व और त्योहार भी आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार भी कर रहा है। यानी एक साथ कैसे हम व्यापक परिवर्तन का आधार बना सकते हैं, उस दृष्टि से उस नई सोच को हमारे पर्व और त्योहारों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन सोचिए ना, आखिर श्रृंगेरपुर में आयोजन पहले भी हो सकते थे। श्रृंगेरपुर में निसार राज का भव्य स्मारक पहले भी बन सकता था, नहीं बनाया गया, नहीं किया गया। जो लोग पिछड़ों के नाम पर राजनीति करके सत्ता हासिल किए थे, मैं थोड़ा उनका एक नजारा।
अयोध्या जनपद के कोतवाली बीकापुर क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक शेरपुर पारा में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। यह मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के गड़ई की रहने वाली हसरतुल निशा ने बैंक प्रशासन पर बगैर उसकी जानकारी के उसके खाते से बड़ी रकम निकालने का आरोप लगाया है। शिकायत पत्र के अनुसार हसरतुल निशा ने कहा है कि उसके बचत खाते से 1 सितंबर को 22 मिनट में 95 बार 1000 की दर से 94 बार और एक बार में 10,000 के हिसाब से 1,04,000 रुपये निकाले गए हैं। पीड़िता को उसकी धनराशि की निकासी की सूचना उसे सोमवार को तब लगी जब वह बैंक में ज़रूरी काम से पैसे निकालने के लिए गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ना तो उसके बचत खाते में कोई एटीएम है और ना ही उसके इस खाते पर किसी प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध है। बैंक प्रशासन पर फर्जीवाड़े में शामिल होने का शक पैदा हो गया है। हालांकि बैंक प्रशासन पीड़िता को कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है, जबकि पीड़िता द्वारा बैंक के स्टेटमेंट निकलवाने के बाद फर्जीवाड़े का यह तथ्य सामने आया है। अब पीड़िता न्याय पाने के लिए बैंक व पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रही है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी यह है कि शेरपुर पारा वाले बैंक में हमारा खाता है, हमारी बेगम का, जिससे हम क्या कहते हैं आज गए हैं पैसा निकालने के लिए, तो उसमें पैसा नहीं है। और 1 तारीख को पैसा उसमें निकाल लिया गया है। तो हम गए थे, उसके पहले पता नहीं कितने तारीख को है, उसमें 10,000 रुपया निकाले थे। उसके बाद आज हम गए पैसा निकालने के लिए, तो पैसा उसमें नहीं, बोलने पैसा सारा निकल चुका है। तो ये पैसा किस तरीके से निकल गया, हमारे पास कोई एटीएम नहीं है, ना ही कोई ऑनलाइन सुविधा है कि हम किस तरीके से निकला, हमको जानकारी नहीं है। 95 बार में ये पैसा 1,04,000 रुपया निकला है। किस तरीके से निकला हमको इसकी जानकारी नहीं है। इमाम अली। खाता किसके नाम से? खाता हसरतुल निशा के नाम पे है, ये हमारी बेगम है। अयोध्या बीते दिन हुई भारी बारिश के कारण जहां अयोध्या जनपद के शहरी क्षेत्रों में जलभराव हो गया है, वहीं अधिकांश गांवों में 2 दिन की बारिश ने काफ़ी कहर बरसाया है। आपको बताते चले कि कई गांवों में लोगों के मकान भारी बरसात के कारण ढह जाने की खबरें आ रही हैं। वहीं भगवापीठ गांव में कई लोगों के मकान भारी बरसात के कारण गिर गए हैं। जिनके घर गिर गए हैं वह अत्यंत गरीब तबके के लोग हैं। उन्होंने योगी सरकार से मदद की गुहार मांगी है। भगवा बीट है। ऊपर देखिए, क्या गांव का क्या नाम है, क्या हुआ है? भगवा बीट है गांव का नाम। घर गिर गया है बारिश की वजह से, 2-3 दिन बारिश हुई, गिर गया है। बहुत परेशान हैं, क्या चाहते हैं? गरीब आदमी हैं। सर आप कोई उपाय हो। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? अरे घर वर बनना चाहिए, और क्या। सरकार से यही विनती है कि मेरा घर बन जाए भाई। क्या नाम है? मेरा नाम है असगर अली। वो बोली क्या बोले? अपना नाम बोलेंगे। हमारा नाम आजम अली है। मैं भगवा भीट का रहने वाला हूँ। हमारा घर गिर गया है। हमारा घर मुख्यमंत्री महोदय से यही आवेदन है कि हमारा घर बनवाया जाए, और हम गरीब परिवार से हैं। हमारे रहने को ठिकाना नहीं है। कोई भी उपाय से हमारा घर बनवाना की कृपा करें। प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर अयोध्या नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान नगर विधायक ने 4.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अयोध्या नगरी में लगने वाले भगवान श्री राम की 251 मीटर की प्रतिमा पर अभी तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, इसलिए अयोध्या में आई कई योजनाएं, जिसकी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति योजना में देरी हो रही है। अयोध्या में दीप उत्सव को लेकर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इस बार 7.5 लाख दिए जलाकर ऐतिहासिक दीप उत्सव मनाया जाएगा। 9 लाख दिए जलाने की योजना है। जब पहले दीप उत्सव मनाया गया था तो पूरे प्रदेश से दीपों की व्यवस्था की गई थी। वहीं बताया कि माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रजापति समाज मुहैया करा रहा है मिट्टी के दिए। कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक दिए गए हैं।
अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर का लोकार्पण हो सकता है। जब मूर्ति लगाने का काम निर्णय हुआ था उस समय जमीन कहाँ होगी ये नहीं तय हुआ था। इसके बाद बहुत सारी योजनाएं अयोध्या में लगातार आ गई और प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का भी फैसला आ गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा, तो उसका भी कार्य शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से जमीन चिन्हित हुई, लेकिन अभी तो उसका अधिग्रहण नहीं हुआ और वो योजना अभी थोड़ा सा आगे चलेगी मुझे लगता है, लेकिन अभी इसमें काम हो रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि इस समय कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि 7.5 लाख दीपोत्सव में दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। योजना 9 लाख की है, लेकिन 7.5 लाख तो निश्चित टारगेट है जो हर कीमत पर हम कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है, जब पहला दीपोत्सव मनाया था तो पूरे प्रदेश से दिए इकट्ठे किए गए थे। अचानक इतने आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना में, प्रजापति योजना में वो चाक दिए, इलेक्ट्रिक चाक दिए, आज यहीं पर दिए बने हैं, हमको कहीं लाने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों बेरोजगार साथी उसमें लगे हैं और इस बार 7.5 लाख के साथ ऐतिहासिक दीपोत्सव बनेगा और कोरोना का भी कुछ प्रभाव कम हो रहा है, अच्छा है। उसमें दीपोत्सव में सब लोग अपनी भागीदारी करेंगे। कैसे विशिष्ट नगरी बने, इस पर लगातार फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। मैं कह सकता हूँ अभी अयोध्या, नई अयोध्या 1200 एकड़ में बनने जा रही है, जिसमें हर प्रदेश के गेस्ट हाउसेस बनेंगे और वो लोग जो अयोध्या में बसना चाहते हैं उनको ज़मीन प्लाटिंग देने का काम, गेस्ट हाउस बनाने का काम, अस्पताल, धर्मशालाएँ बनाने का काम उसमें शुरू होगा। तो इस प्रकार से सर्वांगीण अयोध्या एक बार पुनः विश्व स्तरीय नगरी बनने जा रही है। बस अड्डे मुझे लगता है कि अभी दीपोत्सव में कुछ बहुत सारे लोकार्पण होंगे और शिलान्यास भी होंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ मेरी विधानसभा में दशरथ समाधि उपेक्षित थी, आज उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। सूरज कुंड बहुत प्राचीन कुंड था, कितनी इच्छा थी पूरे देश में, ये प्रभु सूर्य देव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। मैं एक बार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को वहाँ ले गया था और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, उन्होंने कहा तो बहुत पौराणिक स्थल है, आज 24 करोड़ रुपया मिल चुका है और सूरज कुंड का काम शुरू होने जा रहा है। मुझे लगता है दीपोत्सव पे उसका शिलान्यास हो। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया था कि सूरज कुंड का काम महाराष्ट्र शुरू कराएं, तो मुझे लगता है देखिए सड़क का टेंडर जो हो गया वो बनेगी और मीडिया सेंटर का लोकार्पण भी मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। जो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं उन सब का लोकार्पण दीपोत्सव के आसपास निश्चित रूप से होगा। ये निश्चित रूप से बेसिन गौशाला जो मुख्यमंत्री जी का एक प्राइम प्रोजेक्ट था और हम लोगों ने 108 बीघा ज़मीन बेसिन गाँव में छांट कर दी थी। इसमें एक नया पैसा भी नहीं लगा, ग्रामीण जमीन पड़ी हुई थी। आज वो गौशाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसके निर्माण में जिस प्रकार से उसका निर्माण होना चाहिए, जो कार्यदायी संस्था को काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और मुझे लगता है कि उस पर मैंने आज जानकारी की थी, कोई कार्रवाई भी नगर आयुक्त ने की है कार्रवाई संस्था पर। तो निश्चित रूप से जो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में बेसिन गौशाला एक प्राइम प्रोजेक्ट रहेगा और जो हम लोगों की योजना भी